यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने खास तौर पर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से वो इस वक्त फोन कॉल्स कर रहे हैं और सबको ये कह रहे हैं कि हमारा साथ दें, इसी तरीके से उन्होंने इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि सलामती कौंसिल में सियासी ताउन जो है, यानी कि हमारे साथ आप ताउन कीजिए, कॉपरेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वहां पर हमारे लिए वोट कीजिए। तो देखते हैं कि अब ज़ेलेंस्की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल करते हैं या नहीं। क्या वो ये समझते हैं कि इंडिया के नेबर पाकिस्तान को भी उनको कॉल करके सपोर्ट हासिल करनी चाहिए? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने सलामती कौंसिल में जो है वोटिंग के दौरान हिस्सा नहीं लिया, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया। इसी तरीके से चाइना ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, न्यूट्रल रहा। जिसके बाद जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने राब्ते करने शुरू किए, यानी उन्होंने ये कहा कि अब मुझे इनसे राब्ते करने चाहिए और इनको ये कहना चाहिए कि आप मेरी सपोर्ट में, आप मेरे कंट्री की सपोर्ट में जो नेक्स्ट इसका सेशन होगा उसमें आप वोट कीजिएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनसे मदद की अपील की है। बाकी मदद का तो नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से उन्होंने किया हो क्योंकि उनके रशिया के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं और वो ये समझते हो कि शायद ये जंग रुक जाए या बातचीत, जो कल रात को खबरें आ रही थी कि बातचीत के दरवाजे हमारे खुले और हम किसी न्यूट्रल जगह पे बात करना चाहते हैं। इस वक्त जो भारत है उसके हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि भारत जो है वो उसने क्यों उस तरह कंडेम नहीं किया रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन पे, और उसने जो सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट सीट अपना वोट भी नहीं। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भारत जो है उसको एक एडवांटेज है रशिया के साथ, जिसको एज ए क्वाड पार्टनर, देखिए भारत अमेरिका का मेजर क्वाड पार्टनर है। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था जिसमें जापान, इंडिया, अमेरिका और भारत जो है वो शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये जो 4 ममालिक हैं इन्होंने इंडो पैसिफिक में एक अलायंस बनाया, लेकिन इंडिया ने इसको अपने आप में मिलिटरीली पीछे रखा। अब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं रशिया के साथ वो तो 1950s में, और आपको पता है इंडिया ने एज ए नॉन अलाइनमेंट पोजीशन अख्तियार की कोल्ड वॉर में, और भारत जो है वो मॉस्को पे, रशिया पे अपने वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट पे बड़ा डिपेंडेंट रहा। पाकिस्तान जो था उसने पहले से ही अमेरिका तौर पे, हमने तो रशिया से इन्विटेशन मंगवाया और चले हम अमेरिका गए। इंडियंस पहले ही अमेरिका गए थे, बाद में उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए और चीजें उन्होंने बेहतर कर ली। हमारी तरह नहीं थे कि हम लोग इन्विटेशन रशिया से मंगवाएं और अमेरिका को लहरा के हम जो है वो वॉशिंगटन पहुंच गए, और वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है वो इंडिया नहीं करने जा रहा, और ना ही आई थिंक उस तरह चाइना करने जा रहा है। लेकिन अब ये जो आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने S-400 भी उनसे लिया, और अमेरिका के मना करने के बावजूद अंदर खाते तो बातें सारी हुई थी कि जनाब इंडिया को प्रेशर डालने की भी कोशिश की गई होगी, लेकिन इंडिया नहीं माना। उन्होंने S-400 ले लिया, और इससे अब जाहिर यही वजह है कि पुतिन साहब जो हैं वो पहुंच गए इंडिया, और उन्होंने वहां पे 2+2 डायलॉग शुरू कर लिया। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ताल्लुकात ये नहीं है कि हम ही बार बार पहुंचते जाएं, जरदारी साहब भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, सारे हम ही जाएं, वहां से कोई ना आए उस तरह का ताल्लुक। ये देखिए, जो ताल्लुकात की गर्मजोशी होती है वो उससे नहीं होती कि जी आपके जी बायलैटरल ताल्लुकात जबरदस्त हैं, जी हमारी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है, वो तो जारी बात दुनिया के ममालिक के चलती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं है उस सारी सिचुएशन में। ऑन दी अदर हैंड वो हम पे स्टिल, क्योंकि केजीबी, वो पुतिन साहब केजीबी को देखते रहे हैं, वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ किया, इंडिया ने अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है
जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। अब ये है कि इंडिया जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना वॉरफेयर इक्विपमेंट जो है वो ना तो वो रिप्लेस कर सकता है। अब रशिया अगर इंडिया को सारी सप्लाई बंद कर दे, ठीक है जी, चाइना बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो पहले ही इंडियंस कहते हैं जी 2.5 बात होगी, लेकिन इंडिया ने अपने आप को बैलेंस रखा और अपनी जो नॉन अलाइंड पॉलिसी उसने पिछले 75 साल से रखी, इस मौके पे उनको कामयाब आती है, उनको काम आई। हम जो है वो हम रशिया तो पहुंच गए, लेकिन हम रशिया इसलिए नहीं गए कि हमें रशिया से कुछ ज्यादा ही बड़ा मोहब्बत थी। हम रशिया इसलिए भी जाते हैं दुनिया को बताने के लिए कि अब हमारी दूजे पासे लैंड सेट कोई नहीं थे, असी इधर उधर थोड़ा जा देखना चाहते हैं। हम पब्लिक में ये तासुर देते हैं, जो जनरल पब्लिक में जो है वो उसमें ये तासुर जाता है। अब इंडिया जो है उसने कोई रशिया को उस तरह वो क्रिटिसाइज भी नहीं किया, और जिसे कहते हैं वो अपने ताल्लुकात भी रख रहा है कि इंडिया जो है उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है, और इस तरह मेंटेन की हुई है कि वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक नॉन परमानेंट भी हैं, मेंबर भी हैं, और खामोश भी हैं, और रशिया के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, और अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी किस्म की वो चीज में ना आए, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मेजर आर्म्स सप्लाईज है वो तो रशिया से है, और वो सारी की सारी अभी तो रशिया इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उधर एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। मोदी जी को कॉल की गई है यूक्रेन प्रेसिडेंट की तरफ से कि आपकी हेल्प की मुझे जरूरत है। यकीनन ये उनको पता है कि कोई मोदी जी अपनी फौज तो वहां पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि नाटो नहीं भेजेगा तो पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान या यहाँ से कोई और मुल्क, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन शायद वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, पुतिन के साथ उनका बड़ा आना जाना है, तो शायद इस वजह से उन्होंने कॉल की है कि शायद वो उनसे कहे कि भाई बस कर दे, भाई 3-4 दिनों में यूक्रेन आपका मुकाबला शायद नहीं कर सकता। क्या वजह आपको नजर आ रही, या एज ए वर्ल्ड लीडर के तौर पे वो ले रहे मोदी जी को, इसलिए उन्होंने उनको कॉल की? कि इंडिया जो है उसके लिए तो एक मिसाल कायम हो गई है यूक्रेन की। आप देखें ना, रूस ने जो यूक्रेन की 2 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही थी डोनेट्स्क में और लुहांस्क में, उनकी हुकूमतों को तस्लीम किया, रिपब्लिक को तस्लीम किया, और रिपब्लिक को तस्लीम करने के बाद उनकी रिपब्लिक की दावत पर वो गए हैं, ठीक है ना। तो इंडिया के लिए अब होता ये है कि अदालत में जब आप कोई मुकदमा लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए वकील जो है वो पुरानी किताबों के पुराने केसेस के हवाले निकालता है, जी जी, ठीक है ना, और कहता है कि उस वक्त ये हुआ था और अदालत ने ये फैसला किया था इस रोशनी से। तो आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, और जो जिस तरह से उन्होंने इनकी जो डोनेट्स्क है और एक और उसका नाम है लुहांस्क, उनकी सरकारों को जैसे तस्लीम किया है, कल इंडिया पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की जो अगर कोई गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनती है तो उसको भी तस्लीम करने का हक रखता होगा, रखेगा। लेकिन अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मिसाल दी जाती है कि जी फला दुनिया के इस मुल्क में ये हुआ था, ये आपकी बात मैं यहां बिल्कुल मैं एग्री इस बात से कर रहा हूं। लेकिन सर आपको लगता है कि पाकिस्तान क्या यूक्रेन है कि मतलब हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है? क्योंकि रशिया एक और चीज है, हिंदुस्तान के पास भी ताकत है, लेकिन रशिया जितनी ताकत या चाइना या अमेरिका जितनी ताकत इन 3 ममालिक के पास जितनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क के पास है। देखो भाई फखर यूसुफजई भाई, बात यह है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क में जब इंटरफेयर करता है या अपना कब्जा शुदा इलाका वापस लेने के लिए पेशकदमी करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। उसमें इंटरनल जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसको सामने रखना पड़ता है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल जो आपका रीजनल पॉलिटिकल सिनेरियो उसको, और फिर ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिनेरियो जी। तो इस लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर इंडिया जो है वो पेशकदमी करता है और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसका केस तो पहले यूनाइटेड नेशन में एक लेजिटिमेट क्लेम है उसका, पाकिस्तान का तो क्लेम नहीं है। यूएन ने कहा है कि पाकिस्तान अग्रेसर है, अपनी फौजें निकाले। तो ऐसे में मेरा ये अपना तज्जिया ये है कि दुनिया कुछ नहीं कहेगी, चाइना भी मैक्सिमम एक बयान डाल देगा कंडेमिनेशन का, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती दुनिया। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई
ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।